हेलो गाइस, मैं अनमोल शुक्ला। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैथ मैन में शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11 के एक आर डी शर्मा की सीरीज, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं आर डी शर्मा से चैप्टर 1 सेट थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने सेट थ्योरी के बहुत सारे एक्सरसाइज कवर कर लिए हैं। 1 से लेकर 5 तक हमने एक्सरसाइज कवर कर लिया। 1.1 to 1.5 हमने उनके बहुत सारे बेसिक से इन्फॉर्मेशन, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में जाके एनालिसिस किया है, हमने उनको पढ़ा हुआ है। अब जाके हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.6। आर डी शर्मा अपने साथ में लेके बैठिएगा और एक पतली सी डायरी भी अपने साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ छोटा मोटा चीज़ें बताता रहता हूँ, तो वो आपके लिए आगे चल के बहुत यूजफुल होंगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ए। आपको निकालना है एक सबसे स्मॉलेस्ट सेट, सबसे छोटा सेट निकालना है ए। और कह रहा है सच दैट ए यूनियन, ए का यूनियन बना है, किसके साथ में बना है? 1, 2 के साथ में बना है। और आपसे बोला है कि ए निकालना है सबसे स्मॉलेस्ट सेट, और कि ए के लिए क्या सेट लिखा जाए कि ए यूनियन, सॉरी, ए का यूनियन 1, 2 के साथ निकाला जाए इस सेट के साथ में, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 9 निकल के आ जाए। तो पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सेट को हम सीधा 1, 2, 3, 5 और 9 निकाल दें, उसके बाद इन दोनों का यूनियन करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, अगर मैं सेट को लिख देता हूँ 3, 5, 9, तो क्या तब भी वही आएगा? बिल्कुल आएगा। जरा देखो इन दोनों सेट में छोटा कौन सा है? इन दोनों सेट में छोटा ये है और बड़ा सेट ये है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है स्मॉलेस्ट सेट, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें से किसको पिकअप करना है। अब डिसाइड कैसे करेंगे तो बताता हूँ डिसाइड कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि जिसके साथ में यूनियन बनता है, जब यूनियन बनता है, यूनियन का वेन डायग्राम तो क्लियर होगा कि अगर हम कभी सेट का यूनियन बनाते हैं तो ये पूरा पार्ट आ जाता है। तो 1, 2 इसका मतलब कि यहाँ कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। 1, 2 यहाँ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है 1, 2 कहीं भी रहे वो तो यूनियन में तो आ ही जाएगा। तो 1, 2 को क्या कर देते हैं? हम हटा देते हैं। अब जब हमने 1, 2 को हटाया तो मेरे पास बचा क्या? 3, 5, 9। मतलब सेट ए में 3, 5, 9 का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सेट ए 3, 5, 9 होगा तो 1, 2 के साथ जब यूनियन बनाएगा तो 1, 2, 3, 5 और 9 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। देखो स्मॉलेस्ट सेट पूछा है तो हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेट इसके कंपैरिजन में क्या जा रहा है? बढ़ा जा रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर हम यहाँ से 3 हटा दें, तो भाई जब आप 3 हटा देंगे तो 3 और 5 और 9 का 1, 2 के साथ यूनियन बनाएंगे तो क्या ये सेट निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, क्योंकि हमने 3 पहले रिमूव कर दिया है। तो इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट सेट हमारा वो 3, 5, 9 कहलाएगा। जो यहाँ पे सेट ए होगा इट विल बी इक्वल टू 3, 5 और 9। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हमारे पास में सेट ए, बी और सी 3 सेट किए गए हैं। हमसे कह रहा है पहले पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मतलब कि हमको LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। चलो हम देखते हैं। हम सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। अगर मैं LHS की बात करता हूँ तो LHS में आपको दिख रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो पहले B इंटरसेक्शन C की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलो B इंटरसेक्शन C निकालते हैं। B इंटरसेक्शन C मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम फिर से एक बार याद दिला देता हूँ जिसमें आप भूले नहीं। तो अगर ये सेट B है और ये सेट C है तो ये वाला जो पार्ट होगा दिस इज कॉल्ड B इंटरसेक्शन C। और ये पार्ट कौन सा होता है? जो B की और C के दोनों एलिमेंट को कॉमन लेके चलता है, मतलब वैसे एलिमेंट जो B में भी है और C में भी है वही एलिमेंट्स यहाँ पे दिखते हैं हमें। तो ये पार्ट कहलाता है B इंटरसेक्शन C। तो मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स हो गए। तो जरा अपने सेट B और C को देख लेते हैं। तो सेट B और C में कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं? देखो हमें 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है सेट B में, और सेट C में भी 5 और 6 दिख रहा है। मतलब कि B इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल टू 5, 6। इतना क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है? इसका यूनियन निकालना है। ए का यूनियन निकालना है किसके साथ में? बी इंटरसेक्शन सी के साथ में। यही निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए क्या है? पहले हम सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए हमारे पास में क्या है? 1, 2, 4 और 5 है। यूनियन हमने निकाला किसके साथ में निकाला? हमने निकाला बी इंटरसेक्शन सी के साथ में, और बी इंटरसेक्शन सी की हमने अभी वैल्यू निकाला है 5, 6। इतना क्लियर हो गया। अब यूनियन कौन सा पार्ट होता है? मैं फिर से एक बार वेन डायग्राम याद दिलाता हूँ। ये पार्ट हमारा B हो गया, ये पार्ट C हो गया। तो B यूनियन C वाला पार्ट पूरा का पूरा हमारा ये रीजन होता है, यही होता है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना।
पूरा रीजन मतलब सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं। जो 2 बार रिपीट होता है उसको एक बार, जो एक बार उसको एक बार तो लिखना ही है। तो चलो बात करते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 4 5, इसके सारे एलिमेंट लिख लिया। अब यहाँ से जो रिपीट होंगे उनको हटा देंगे। 5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, हटा दिया हमने। 6 यहाँ पे, क्या यहाँ पे नहीं है ना, तो बस 6 यहाँ पे आ गया, ये हो गया। उम्मीद करता हूँ एलएचएस क्लियर होगा। अब आरएचएस पे आते हैं। आरएचएस में क्या बोला है, आरएचएस बोल रहा है कि ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी बोला है ना, तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो हमको बताने की जरूरत नहीं है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, पूरा कंबाइन ले लेते हैं। तो ए यूनियन बी क्या निकल के आ जाएगा, ए और बी का यूनियन, मतलब 2 सेट हमारे, सॉरी 2 एलिमेंट जो हमारे रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार, और जो एक बार है उसको भी एक ही बार लिखेंगे। तो चलो 1 2 4 5 तो पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास में आ गया 1 2 4 5, लेकिन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 था, तो 2 को रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और 6 लिख लेते हैं, क्योंकि 2 और 5 हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ए यूनियन बी निकल के आ गया। अब बात करते हैं किसके साथ निकालना है, ए यूनियन सी के साथ निकालना है। तो तुरंत हम ए यूनियन सी भी निकाल लेते हैं। यूनियन का डायग्राम बार बार दिखा रहा हूँ, देखो यूनियन में सारे एलिमेंट गैदर हो जाते हैं एक साथ, एक यूनियन बन जाता है, एक साथ आ जाते हैं। तो ए यूनियन सी कितना आ जाएगा, ए और सी को देख लेते हैं। तो 1 2 4 5 है, तो ए को लिख लेता हूँ 1 2 4 और 5। अब देखते हैं वहाँ पे कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। जो वहाँ के एलिमेंट यहाँ पे रिपीट हो रहे होंगे सेट सी के, उसको हटा देंगे। तो 4 5 हम ऑलरेडी 4 5 लिख चुके हैं। अब बचा क्या हमारा बचा 6 7। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब देखो क्या कह रहा है आरएचएस, ये आरएचएस सॉल्व कर रहा हूँ। कह रहा है कि दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लिखेंगे ए यूनियन बी का हमको इंटरसेक्शन निकालना है ए यूनियन सी के साथ में। तो इंटरसेक्शन होते क्या है, इंटरसेक्शन होते हैं हमारे कॉमन एलिमेंट। अभी भी देखो मैंने वेन डायग्राम बनाया हुआ है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हीं को लिखेंगे ना, इनको हम यूनिवर्सल सेट के अंदर रखेंगे। अब मेरी बात सुना यहाँ पे, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों में। तो जरा इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देख लें। 1 मिल रहा है हमें 2 मिल रहा है, हमें 4 मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है और हमें 6 मिल रहा है। यही कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं। तो बस उनको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या हुआ, 1 2 4 5 और 6। अब जरा देखो यहाँ पे क्या एलएचएस की वैल्यू और आरएचएस की वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है। अगर इक्वल आ रही है तो आप लास्ट में लिखेंगे यस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हमारा बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन का नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हमारा होमवर्क है। अब आप ये खुद करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नहीं आएगा तो मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा तुरंत, ठीक है ना। लेकिन करना अपने आप है, क्योंकि हर चीज़ मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी बनेंगे। और ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहला वाला पार्ट किया। चलिए पार्ट थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये हमको सॉल्व करना है, दोनों को मतलब प्रूव करना है। तो चलो हम पहले एलएचएस की वैल्यू सॉल्व करते हैं। एलएचएस क्या है, एलएचएस में ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी है, तो सबसे पहले किसको निकालेंगे, बी माइनस सी को निकालेंगे। तो बी माइनस सी है तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, बी माइनस सी। अब बी माइनस सी को फिर से एक बार वेन डायग्राम में याद दिला देता हूँ। देखो अगर ये सेट बी है और ये सेट सी है, ये सेट बी हो गया और ये क्या हो गया, सेट सी। सारा जितना भी गेम होगा सब यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा। अब मैंने बोला बी में से सेट सी के एलिमेंट क्या कर दें, हटा दें। तो पहली बात तो सेट सी ये पूरा कवर कर रहा है ना, देखो ना सेट सी ये पूरा एलिमेंट कवर कर रहा है। तो सेट सी को हमने कंप्लीटली रिमूव कर दिया। अब बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा जिसको मैं ऐसे करके डॉटेड करके शेड कर रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ये बी माइनस सी कहलाता है कि यहाँ पे वो एलिमेंट हैं जो सिर्फ बी में है, सी वाले एलिमेंट हमने बी में ऐड नहीं किया है। मतलब कि इसको हमने दो नाम से बुलाया था। हमने पहला नाम बताया था कि इस रीजन को बी माइनस सी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं ओनली बी। ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ बी में पाए जाते हैं, ना कि सी में। अब मैं एक एग्जांपल देके इधर दिखाता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा और क्लेरिफाई करता हूँ। जैसे बी और सी की बात करता हूँ। अगर बी माइनस सी करना है तो हमने क्या बोला, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ बी में पाए जाते हैं, ना कि सी में। तो जरा बी में देखो सिर्फ 2 पाया जाता है, सी में नहीं पाया जाता है। 3 भी सिर्फ बी में पाया जाता है, सी में नहीं पाया जाता है। लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि 5 दोनों में पाया जा रहा है ना, तो ओनली बी नहीं कहलाएगा, ये दोनों वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 6 देखो यहाँ भी और यहाँ भी,
तो 5 और 6 बी में भी है और सी में भी है, तो यहाँ पे 5 और 6 ओनली बी वाले पार्ट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो दोनों में पाए जा रहे हैं। ओनली बी में वही एलिमेंट कंसीडर किए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ बी में पाए जा रहे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं बी माइनस सी की। तो हम पहले एलएचएस के एक एक पार्ट निकाल लेते हैं, फिर हम आरएचएस के एक एक पार्ट निकालेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो बी माइनस सी, तो हमने देखा बी के एलिमेंट क्या है 2, 3, 5 और 6 है। सी के एलिमेंट क्या है 4, 5, 6 और 7 है। यही एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट हो गए, ये किसके एलिमेंट हो गए सी के। तो बात को मेरी ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला कि बी में से वो एलिमेंट हटाना है जो सी के एलिमेंट दिख रहे हैं। तो जरा देखो सी का एलिमेंट क्या 5, 6 है, यहाँ पे 5, 6 दिख रहा है, मतलब इसको हमें हटा देना है। तो ये सिर्फ बचेगा क्या 2 और 3। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। तो b माइनस सी कितना आ गया 2,3 आ गया। b माइनस सी इज इक्वल टू 2,3। अब इसका निकालना है इंटरसेक्शन a के साथ में, मतलब a का इंटरसेक्शन निकालना है b माइनस सी के साथ में। तो सेट a क्या हो जाएगा, सेट a हमारा हो जाएगा 1, 2, 4, 5। बहुत ध्यान सुनना 1, 2, 4 और 5 हो जाएगा इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा 2,3 हो गया। अब इंटरसेक्शन वाला रीजन क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखो जो डबल थ्रेडेड है जिसमें स्क्वायर बॉक्स जैसे दिख रहे हैं, ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी कहलाएगा। तो ये इंटरसेक्शन वाला रीजन हो गया। दोनों में जो इंटरसेक्शन वाला दोनों में जो कॉमन होगा, तो जरा देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब कि इसकी जो फाइनली वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी 2। तो एलएचएस जो हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया वो 2। अब हम सॉल्व करते हैं आरएचएस को, ठीक है। आरएचएस क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। सबसे पहले मैं काम करते हैं, हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन अभी भी बताया कि इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में जो एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉमन होते हैं इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन देखो कौन से एलिमेंट कॉमन है, हमको 2 कॉमन दिख रहे हैं और हमको 5 कॉमन दिख रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 2,5। मतलब इंटरसेक्शन में हमको वो एलिमेंट लेना है जो ए में भी दिख रहे हैं और बी में भी दिख रहे हैं, दोनों में जो एलिमेंट दिखेंगे उनको हम लेंगे, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी भी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, फिर से जो एलिमेंट ए में भी हो और जो एलिमेंट सी में भी हो, दोनों के कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन कहलाएंगे। तो ए और सी के कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो ए में 4,5 है, सी में भी 4,5 है, मतलब कि ये तो निकल के आ गया 4,5। अब हमको निकालना क्या है, आरएचएस कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले ए इंटरसेक्शन बी का माइनस करना है किससे, ए इंटरसेक्शन सी के साथ में। तो चलो अब बात को मेरी ध्यान सुनना, ए इंटरसेक्शन बी में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो ए इंटरसेक्शन सी में दिख रहे हैं। तो पहले यहाँ के एलिमेंट लिख लेता हूँ। यहाँ के एलिमेंट क्या आ गए 2,5 आ गया, माइनस यहाँ के एलिमेंट क्या आ गए 4,5 आ गया, यही है। इसमें से वो एलिमेंट हटाना है जो यहाँ दिख रहे होंगे, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, 5 हटा दिया तो फाइनली ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 2। तो अब जरा एक चीज देखो, एलएचएस की वैल्यू भी 2 आई थी और आरएचएस की वैल्यू भी क्या आ गई 2 निकल के आ गई। तो इसका मतलब है कि एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल है, तो हमारा ये भी पार्ट प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट 5th पार्ट बिल्कुल सेम है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट और 5th पार्ट आप खुद करेंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। जैसे मैंने इसको बताया है वैसे है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप नहीं लगाएंगे, सारा मैं कर दूंगा, तो आप बिल्कुल सिर्फ वीडियो देखते हुए चले जाएंगे, आपको लगेगा सब आ रहा है। तो इनको प्रैक्टिस करना और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, हर हालत में डालना है। अगर आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको बताना है कि हाँ सर मैंने किया है, ये हो गया, ठीक है ना। चलो अगले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट में आते हैं, क्योंकि इसके पहले के दोनों पार्ट आपको खुद करने प्रैक्टिस। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, एक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट का मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, इसके पहले वीडियोस में दिया हुआ था कहीं पे, उसको देखिएगा आप, ठीक है ना। देखने बाद ही ये वीडियो कंटिन्यू करिएगा यहाँ से, वरना सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट नहीं क्लियर होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, अगर हमको निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट ए और बी का, तो इसको हम लिखते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये लिखते हैं। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, इसका वेन डायग्राम भी समझा देता हूँ मैं। वेन डायग्राम क्या है, सपोज दैट हमारे पास में कोई 2 सेट है, ठीक है। हमारे पास में 2 सेट है, एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया। तो a माइनस बी क्या होता है, मतलब कि वो एलिमेंट जो सिर्फ a में है, ओनली a, इसको हम दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, ओनली a यूनियन ओनली b, यही लिख सकते हैं ना। अब ये भी मैंने बताया है। अब a माइनस बी मतलब ओनली a, तो ओनली a वाला रीजन कहाँ चला गया, यहाँ पे रीजन आ गया, आ गया।
ओनली बी वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यही जो हमारा इन दोनों रीजन का जो यूनियन होता है, जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब मेरी बात सुनना, मतलब सिमेट्रिक वर्ड जब भी आएगा तो वहाँ पे हम वो एलिमेंट लेंगे जो सिर्फ एक बार आए होंगे, कॉमन एलिमेंट को हमेशा हटा देते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले LHS वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें बी सिमेट्रिक डिफरेंस किसके साथ में चला है, सी के साथ, तो बी सिमेट्री सी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखेंगे बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ये लिखेंगे। अभी भी हमने समझाया यहाँ पे। अब जरा देखो, बी माइनस सी, बी में से सी के सारे एलिमेंट हटाने हैं, तो बी में से सी के सारे एलिमेंट हटा दो, तो सी का एलिमेंट क्या दिख रहा है, 5 और 6 दिख रहे हैं, क्योंकि 5 6 सी में भी है और 5 6 बी में है। तो बी में से सी के एलिमेंट हटाना है ना, तो बी में से जब सी के एलिमेंट हटाना है तो 5 और 6 हटा देते हैं। तो हमारे पास में यहाँ क्या मिलेगा, 2 और 3 मिलेगा, यही मिलेगा। इसका यूनियन निकालना है, किसके साथ निकालना है, सी माइनस बी के साथ में। अब सी में से बी के एलिमेंट हटा देते हैं, तो बी के एलिमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं, जो सी में प्रेजेंट हैं। तो आपने देखा बी में 5,6 है और सी में भी 5,6 है, तो 5,6 सी से भी हटा देते हैं। तो हमारे पास निकल के आया 4,7 निकल के आ गया। अब हम इनका यूनियन निकाल लेते हैं, तो बी सिमेट्री सी कितना निकल के आ जाएगा, बी है, ये निकल के आ जाएगा 2 3 4 और 7। तो B और C का जो सिमेट्रिक डिफरेंस निकल के आ गया वो 2 3 4 7 निकल के आ गया। अब बात सुनना, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में निकालना है, देखो A के साथ निकालना है। तो मैं इस रीजन को लिखता हूँ पूरा, A इंटरसेक्शन B सिमेट्री C। इसको लिखेंगे ऐसे, सेट A है ना, सेट A को पूरा लिख लेते हैं, कितना है 1 2 4 और 5। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, इस सेट के साथ में, और इसकी वैल्यू अभी भी हमने निकाला हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे 2 3 4 7, ये लिखेंगे। अब मेरी बात आगे सुनना, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है। तो हमने देखा 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, मतलब कि LHS की वैल्यू निकल के आ गई 2,4। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,4। अब बताओ यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, और कोई एलिमेंट तो कॉमन नहीं है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे तुरंत बोल सकता है। अब हम बात करते हैं RHS वाले रीजन की। RHS वाला रीजन क्या है हमारा, RHS कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B निकालना है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन B मतलब A और B के कॉमन एलिमेंट्स। A और B के कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं हमको दिख रहे हैं 2 और दिख रहा है हमें 5 दिख रहा है। हमको क्या क्या दिख रहा है, 2 और 5 दिख रहे हैं। A और B का इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, 2 और 5 दिख रहे हैं, 2 और 5। तो हमने इसको लिख लिया 2,5। कितना क्लियर है, आगे बात करते हैं। फिर हमको क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन C निकालना है। तो A और C में कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, बार बार बोलो उस चीज को दिमाग में रखना। तो A और C के कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, 4 5 यहाँ है, 4 5 वहाँ भी है। तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या मिल गया हमारे पास, 4,5 मिल गया। कितना मिल गया। अब हमको RHS में कह रहा है कि हमको निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस किसके साथ में, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, ये निकालना है A इंटरसेक्शन B का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है A इंटरसेक्शन C के साथ में। तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन माइनस A इंटरसेक्शन C। फिर इसका निकालते हैं यूनियन, किसके साथ में निकालेंगे, इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस सी माइनस A, सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ भी इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B, इसी के साथ में निकालना है, यही सेट है हमारा। तो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अरे भाई सिंपल है ना, जब दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं तो पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करते हैं, फिर यूनियन कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर लेते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब हमने देखा कि A इंटरसेक्शन B में से वो एलिमेंट हटाना है जो A इंटरसेक्शन C में है। तो जरा देखो A इंटरसेक्शन B में से A इंटरसेक्शन C वाले एलिमेंट को हटाना है। तो हमने देखा यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 हटा देते हैं। अब यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, ये बचेगा, ठीक है। यूनियन निकालना है, किसके साथ निकालना है, अब कह रहा है कि A इंटरसेक्शन C में से कौन से एलिमेंट हटाना है जो A इंटरसेक्शन B में देखे जा रहे हैं। तो हमने देखा कि A इंटरसेक्शन C में से फिर से वही 5 हटाना है, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो इसको हमने लिख लिया 4।
अब जरा देखो दोनों का यूनियन बनाओ। जब हमने दोनों का यूनियन बनाया तो एलिमेंट हो गए 2,4, ये एलिमेंट निकल के आ जाएंगे। अब मेरी बात देखो, LHS की वैल्यू भी 2,4 आ गई और RHS की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2,4 आ गई। मतलब कि दोनों पार्ट हमारे सेम हो गए, LHS इज इक्वल टू RHS एंड प्रूफ। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। देखो मैं ज़्यादा और कन्वर्सेशन चीज़ें घुमाऊंगा फिराऊंगा ना तो मैं RD शर्मा की सीरीज नहीं खत्म कर पाऊंगा। और आप भी अगर चाहते हैं कुछ मेलोडी ड्रामा तो मैं वो करके आपको वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए अब आप पहुंच चुके हैं क्लास 11 में। अब अगले साल आपका क्लास 12, उसके बाद में आप बैठने वाले बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नाउ यू आर नॉट अ चाइल्ड, अब आप बच्चे नहीं रह गए। अब आपको अपने करियर को लेके बिल्कुल फोकस्ड होना पड़ेगा और थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं उतना ही समझाता हूँ जो आपके सिलेबस के लिए या आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं कोई और इधर उधर चीज़ें और ऐड नहीं करता हूँ इसीलिए, ठीक है ना। तो चलो सेकंड का 6 पार्ट भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन अभी अभी बोला है डू योरसेल्फ, उनको करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है ना। चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले, कह रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट है, फिर सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, और यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ का पहला पार्ट दिख रहा होगा। तो डी मॉर्गन लॉ को भी पहले एक बार ग्राफ से समझ लेते हैं, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं जिसमें चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आएंगी। तो देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मैं कुछ डायग्राम बनाने वाला हूँ, उनको दिमाग में बैठाना है और देखना है कि मैंने क्या बनाया और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सपोज दैट मेरे पास में एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, उसमें सिर्फ सेट ए है। क्या है सेट मेरा, सेट ए है। आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से ए सेट माइनस करना। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बचे हुए एलिमेंट क्या कहलाएंगे, हमारे ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो सुनो, यूनिवर्सल सेट पूरा है, इससे हमने ए को निकाल के बाहर फेंक दिया, ए के सारे एलिमेंट हटा दिए हमने। जब ए के हमने सारे एलिमेंट हटाए तो हमारे पास बचा क्या, यही वाला रीजन बचा ना। ए वाला तो हट गया हमारा, हट गया, और ये वाला रीजन बचा हमारा। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब मेरी बात दूसरी सुनना ध्यान से, ये सबसे इजी पार्ट था, ठीक है ना। अभी मैं डी मॉर्गन लॉ पे पहुंचा नहीं हूँ, जब पहुंचूंगा बता दूंगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक सेट है ए यूनियन बी, ठीक, तो ए यूनियन बी क्या होता है। देखो एक हमने यूनिवर्सल सेट लिया, उसमें सेट ए लिया और सेट बी लिया, ये है। अगर मैं इस रीजन को पूरा सेट कर दूं तो आप तुरंत बोलेंगे सर यही तो है ए यूनियन बी है, यही पार्ट क्या होता है मेरा, ए यूनियन बी है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बात को ध्यान सुनना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी क्या कर दें, माइनस कर दें। तो पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए यूनियन बी निकाल के मैं बाहर फेंक देता हूँ। जब मैं बाहर फेंक दूंगा तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये एलिमेंट बचेंगे जो रेड से मैंने शेड किया हुआ है, और ये ब्लैक वाला पार्ट कहाँ निकल चला गया, बाहर। तो जो ये रीजन है ना बचा हुआ, ये रीजन मैं डबल स्क्वायर किए दे रहा हूँ उनको मैं स्क्वायर के फॉर्म में। अब जरा देखो, तो जो मैंने ये रेड से शेड किया हुआ है, ये जो रीजन होगा वो कहलाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात मेरी समझ में आ गई। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसको मैं पहले रब कर देता हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर अब मैं बात करता हूँ डी मॉर्गन लॉ की, तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहना चाह रहा है इसको सुनो। पहले मैं इस पार्ट का वेन डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं इस पार्ट का वेन डायग्राम बनाता हूँ और देखता हूँ क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो देखो कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है ए यूनियन बी, यही माइनस करना है, तभी तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब मेरी बात सुनो, डायग्राम बनाता हूँ मैंने एक डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम बनाया। सबसे पहले ए यूनियन बी बनाया, तो ये सेट ए है, ये बी है, और जब हम यूनियन करेंगे तो हमको पता है कि ए यूनियन बी जो आएगा वो ये शेड निकल के आ जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। इतनी बात से सभी लोग एग्री कर रहे हो, उम्मीद करता हूँ एग्री कर रहे होगे। अब मेरी बात सुना, अब इसको किससे निकालना है, पूरे यूनिवर्सल सेट से ये वाला पार्ट निकाल के बाहर फेंक देना है, क्योंकि यू में से इसको माइनस करना है ना। और जब इसको निकाल के मैंने बाहर फेंक दिया तो बचा हुआ रीजन क्या हो जाएगा, बचा हुआ रीजन ये हो जाएगा जो मैं अभी करंट टाइम पे शेड कर रहा हूँ रेड पेन से। तो रेड मार्कर से जो मैंने रीजन शेड किया हुआ है
ये हमारा कहलाएगा U माइनस A यूनियन B, ये रीजन कहलाएगा। चलो अब मेरी बात सुनना, मैंने कौन सा रीजन बचाया हुआ है, रेड वाला, और वो कौन सा रीजन है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से सुनना, इसका डायग्राम सबसे मजेदार डायग्राम है। फिर से हमने क्या किया, अब मैं इधर का डायग्राम बना रहा हूँ। A कॉम्प्लीमेंट है ना, तो A कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, U माइनस A, U में से A हटा देते हैं। मैं पहले इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो हमने एक ये ले लिया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं, इसमें हॉस्पॉट ना हो। इसको मैंने ले लिया यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे मेरा सेट A हो गया, ठीक है ना। बात मेरी ध्यान सुनना, कह रहा है कि U में से A को हटा दो। जब ये सेट A है हमारा, ये सेट A हट जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा होगा, बचा हुआ पार्ट ये वाला होगा, यही पार्ट होगा। चलो ठीक है, मान लिया कि आप एग्री कर रहे हैं कि हाँ सर ये वाला पार्ट यही होगा, ठीक, वेरी गुड। अब अगर मैं बोलता हूँ कि B कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम क्या होगा, तो U माइनस क्या होगा, B होगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जब मैंने सेट B बनाया, तो B हटा दिया मैंने, तो बचा हुआ पार्ट मेरा क्या होगा, ये वाला रीजन होगा, ये वाला होगा ना। B कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, U में से B हटा दिया। अब दोनों डायग्राम को कंबाइन करता हूँ मैं, तो बात में ध्यान समझना। मैंने एक डायग्राम बनाया, एक यूनिवर्सल सेट लिया, ये A है, ये B है, ठीक है। जब मैंने A निकाल के बाहर किया सेट A को, मतलब A कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाया, तो डायग्राम कुछ ऐसा निकल के आया था ना। मेरी बात को ध्यान सुनना, डायग्राम कुछ ऐसे निकल के आया था, ठीक है, हाँ जी हाँ। अब जरा जब हमने B कॉम्प्लीमेंट बनाया, तो B कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम कुछ ये निकल के आ रहा था, देखो, निकल के आ रहा था। अब कह रहा है कि आपको निकालना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि वो रीजन आपको सेट करना है जो A और B कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन का रीजन हो। तो कहाँ पे दोनों चीजें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ कॉमन होंगे, तो कॉमन वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, तो कॉमन वाला रीजन को मैं डबल सेट कर रहा हूँ, ध्यान देना। कॉमन वाला रीजन ये हो गया, ये हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा बाहर हो गया, ये पूरा बाहर हो गया। मतलब दोनों सेट के बाहर का जो भी रीजन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा, ये मैंने जितना गंदा सा बाहर बनाया हुआ है ना, वो हमारा पूरा रीजन क्या कहलाएगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, मतलब A और B के कॉम्प्लीमेंट का कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन वही होगा ना जहाँ लाइनें बार बार मिल रही होंगी, ये वाला रीजन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ B की रेस जा रही है, यहाँ पे सिर्फ A वाले एलिमेंट जा रहे हैं, याद है ना। तो अब जरा देखो, ये रीजन जो मैंने स्क्वायर के फॉर्म में ये बाहर शेड किया है, ये रीजन और ये जो रेड वाला रीजन है, दोनों रीजन सेम एक नहीं है। तो आपने वेन डायग्राम से ये देख लिया कि दोनों के जो फिगर बन रहे हैं, जो दोनों के वेन डायग्राम बन रहे हैं, वो हमारे सेम है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो मेरी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने ये वेन डायग्राम को इसीलिए बनाया हुआ है कि आपको डी मॉर्गन्स लॉ का वेन डायग्राम क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि हमको इसको जो सेट गिवन है उसकी हेल्प से प्रूफ करना है। तो चलो हम प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। हमारे पास में मैं पहले LHS लेके सॉल्व करता हूँ। LHS क्या है हमारा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले तो A यूनियन B निकालेंगे। तो हमने निकाला A यूनियन B। यूनियन में हमने क्या बताया, यूनियन में हमने ये बताया है कि हम दोनों के एलिमेंट्स को ले लेते हैं और जो रिपीट होते हैं उनको सिर्फ हटा देते हैं। तो A यूनियन B में क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। देखो 7 यहाँ भी और 7 यहाँ भी, जो रिपीट हो रहे थे उसको हमने हटा दिया। फिर हमने देखा कि हमको A यूनियन B का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है A यूनियन B, A माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2, 3, 5, 7 और 9, यही है। इसमें से हमको माइनस क्या करना है, हमको A यूनियन B माइनस करना है, मतलब कि 2, 3, 5, 7 और 9 को माइनस करना है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ है, तो जब सब माइनस हो जाएंगे तो बचेगा फाइनली क्या हमारा, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। तो चलो अब आते हैं RHS पे। RHS क्या है हमारा, देखते हैं
कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, यू माइनस ए हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या करना है, निकाल के बाहर करना है। पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं, 2 3 5 7 और 9। इसमें से माइनस किसको करना है, ए को करना है। ए क्या था हमारा 3,7 था। तो जो दोनों को सॉल्व किया आपने, मतलब कि u माइनस ए निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो 3 7 यहाँ से हटा देते हैं। तो बचा हुआ पार्ट हमारे पास क्या बचेगा, 3 यहाँ है 7 यहाँ है, 3 7 हटा दिया मैंने। तो बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, 2 5 और 9 निकल के आ गया। सिमिलरली हम b कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो b कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ये हो जाएगा u माइनस 3। तो u फिर से लिखते हैं 2 3 5 7 और 9। इसमें से हम किसको माइनस कर रहे हैं, b को माइनस कर रहे हैं। b क्या है हमारा, b हमारा 2 5 7 और 9, यही है। जब हमने माइनस किया सेट a यूनिवर्सल सेट में से b को माइनस किया, 2 हट गया, 5 हट गया, 7 हट गया, 9, मतलब बचा क्या हमारा, सिर्फ हमारे पास में बचा 3। ये वजह। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब हमने दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकाला बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में, जरा देखते हैं क्या मिलेगा। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास में क्या आया था, 2 5 और 9 आया था। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 3 आया। और दोनों का जब हमने इंटरसेक्शन निकाला, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना भाई। डायग्राम याद करो ना, बार बार मुझे बनाना पड़ रहा है, यही होता है। तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहे ना, तो भाई इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से 1.6 का लेवल 1 भी हमारा खत्म हो गया, क्योंकि लेवल 1 में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। आरडी शर्मा साथ में लेके बैठेगा, मेरे साथ सॉल्व करते रहिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो को पॉज करने के बाद हमसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, लास्ट में बढ़ाने के बाद देखिए कि आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बस आपका तरीका सही होना चाहिए, आपका निकलने वाला आंसर सही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 3 आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैंने नहीं समझाया है, क्योंकि वो आपको खुद करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी इसको पहले पार्ट कराया है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कह रहा है बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैं इसके पहले एग्जांपल ले लूँगा, उससे समझाऊंगा, फिर हम लोग उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में करेंगे जैसे करना होगा। सपोज दैट, बात में ध्यान सुना, मेरे पास में एक सेट ए है, 1 2 3 हो गया, एक सेट बी हो गया, सपोज दैट 3, 4 हो गया, ठीक। अब एक बात सुना, हमने निकाल लिया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4, यही ए यूनियन बी निकल के आएगा। तो अब जरा मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, क्या इस ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, देखो ए के 1 2 3 सारे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। मतलब कि अगर ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में दिख रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बोल सकते हैं। बी के क्या सारे एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं भाई, 3 4 यहाँ, 3 4 यहाँ भी आ गया ना। इसका मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये बात मेरी क्लियर हो गई। अब मैं आगे बढ़ूँ, अब मैं अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। एग्जाम्पल इसीलिए दिया हूँ कि दिमाग में बैठना चाहिए मैं क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। अब एलिमेंट लेके मैं समझा दिया, अब कोई एलिमेंट को वेरिएबल के फॉर्म में ले लेते हैं। हमने प्रूफ दिया आपको, प्रूफ बहुत छोटा सा 2 या 3 लाइन का है कि एक एलिमेंट x है, x एक एलिमेंट है, वो सपोज दैट बिलोंग कर रहा है b में। अगर वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, b में, तो ये क्लियर है कि अगर वो b में है तो वो बिलोंग करेगा a यूनियन b में, पक्का बिलोंग करेगा। देखो ना, कोई एलिमेंट b में है तो वो a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है ना, कर रहा है। तो वही चीज़ मैंने लिखा कि x बिलोंग टू a यूनियन b। अब जरा एक चीज़ बताओ, x जब b में है, x a यूनियन b में है, तो मतलब कि b इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। b जो होगा वो a यूनियन b का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि b का एलिमेंट कहाँ पे आ गया, a यूनियन b में आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ a। a इंटरसेक्शन b क्या है, a का सबसेट होगा। इसी में फिर से वापस आता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। कोई भी चीज़ रटना नहीं है, जो एग्जाम्पल दिमाग में आता है वो एग्जाम्पल लेना है, खुद सॉल्व करना है। नहीं बनना है तो मुझे कमेंट करना है। बहुत जल्दी मैं अपने जितने भी लेक्चर थे उसमें कोई एक व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करा दूंगा। तो अभी थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम है तो इसलिए नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आपकी क्वेरी आने लगेंगे तो फिर मैं उसको सॉल्व नहीं करा पाऊंगा। तो जैसे ही आ जाएगा मैं सॉल्व कराने लगूंगा। चलो आगे बात करते हैं ए और बी। अब कह रहा है कि हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, तो कॉमन एलिमेंट 3 आ गया। अब जरा एक चीज़ बताओ,
ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट ए में दिख रहे हैं, देखो यहाँ 3 दिख रहा है ना, तो इसका एलिमेंट जब ए में दिख रहा है तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? क्या ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट बी में दिख रहा है, देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। लिख सकते हैं कि मतलब कि जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों का सबसेट होता है। अरे भाई क्वेश्चन खत्म हो गया ना, एक्स एक एलिमेंट लिया, वो हमारा बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि एक्स ए में भी है और कहाँ है, बी में भी है, तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। यही बात तो बोलो। अब भाई जब एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाई दैट कि इसका एलिमेंट जब सेट ए में आ गया तो ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? तो इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्लियर हो गए। अब थर्ड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। अब फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? फोर्थ का थर्ड पार्ट बोल रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट हमारा। अगर बाहर की कोई आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है ना। चलिए, ए इज द सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल लेता हूँ, कह रहा है ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे, बी में है, तो ए क्या हो गया, सपोज दैट 1 और 2 ले लिया मैंने, ठीक है। मैंने सेट बी ले लिया, कंडीशन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट कहाँ दिखते हैं, बी में, सबसेट का मतलब ही यही है। तो इसके एलिमेंट ले लिया 1 2 3 और 4, इतना हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसके मतलब ये कंडीशन बता रही है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, इतना हो गया। अब हमने निकाल लिया ए इंटरसेक्शन बी, निकाल लेते हैं जरा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे वो क्या आ गया, 1 2 आ गया। अब जरा मुझे एक ही बताओ, 1 2 किसका एलिमेंट है, ए का है ना। तो भाई साहब ये इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। मेरी बात क्लियर हो गई? अब मेरी बात सुनो, अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, इफ हमने x लिया, ठीक है, हमने कहा कि x बिलोंग कर रहा है सेट ए में। कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ए में। जब वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है और कंडीशन क्या दी गई है कि a इज द सबसेट ऑफ b, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो x होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, b में बिलोंग करेगा। इसलिए बिलोंग करेगा कि जो एलिमेंट a में है वह और a पूरा का पूरा b में है, तो इसका मतलब है कि x भी कहाँ होगा, b में होगा। ये बात मेरी क्लियर हो गई? अब किस कंडीशन पे आते हैं, अगर वो एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो ए में भी है और जो x है वो बी में भी है, लेकिन a जो है वो b का सबसेट है। तो इसका मतलब है कि a के सारे एलिमेंट कहाँ दिख रहे हैं, b में दिख रहे हैं। तो इट मीन दैट कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a हो गया। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? नहीं क्लियर होगी? कोई क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, समझने वाला था। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो ये 4 का थर्ड पार्ट तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे प्रूफ करना है। सुनो, कुछ भी परेशान नहीं होना है, मैं बताता हूँ। 5 ये कह रहा है कि अगर हम इन 4 कंडीशन को देखें और कोई भी 2 कंडीशन की पेयरिंग ले लेते हैं, कोई भी, फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट फोर्थ या सेकंड थर्ड सेकंड फोर्थ एनीथिंग, तो वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे, मतलब वो आपस में इक्विवेलेंट कहलाएंगे। चलो बात करते कैसे, सुनो मैं एग्जांपल देता हूँ फिर हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है ना। मैं इनकी कंडीशन की हेल्प लूंगा क्योंकि इन्हीं की हेल्प लेना है। देखो पहली कंडीशन क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे, बी में है। तो हमने ए सेट ले लिया 1 2। देखो कंडीशन देख के बनाना सीखो, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट किसमें, बी में, तो हमने बी ले लिया 1 2 3, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब कंडीशन नंबर पहली तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड पे आते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 कह रहा है कि जब ये होगा तो क्या ये होगा, क्या दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, इक्विवेलेंट है। तो देखते हैं, ये कंडीशन तो हमने यहाँ लिया। अब जरा मैं a माइनस बी निकालता हूँ, तो a माइनस बी मतलब a में से b के सारे एलिमेंट हटा दो। भाई a के पास में क्या है, 1 2 है, उसमें से b के एलिमेंट निकाल दो 1 2 3। तो भाई b के एलिमेंट a से हटा दिए तो बचा के कुछ नहीं बचा ना, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। मतलब कि कंडीशन फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। इतनी बात मेरी क्लियर होगी?
अब अगली बात करते हैं, ठीक है। इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। पहले एग्जांपल हम लोग क्या है, ये पहली कंडीशन थी, ये हो गई सेकंड कंडीशन, ठीक। थर्ड पे आते हैं, कह रहा है जब ऐसा होगा तो क्या ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा। देखते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, सेट हमारे वही चल रहा है, हमने ए यूनियन बी निकाल लिया। तो ए क्या है हमारा 1, 2 है, बी क्या है 1, 2 और 3 है, और यूनियन निकालेंगे तो 1, 2 और 3 निकलेगा। जरा देखो ए यूनियन बी में 1, 2, 3 निकला और पूरा सेट बी निकल के आ गया, बी निकल के आ गया ना, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे प्रूफ हो गए। ओके, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या कह रहा है, इसी सेट को, क्योंकि हमने स्टार्टिंग इरेज किया ना, कह रहा है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो जरा देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट 1, 2, तो हमारे पास 1 और 2 निकल के आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो गया, ए के। ये कंडीशन फोर्थ हो गई, मतलब कि कंडीशन 1 के साथ में 2 डिपेंड है, 2 के साथ में 3, 3 के साथ में 4 और 4 किसके ऊपर डिपेंड हो गई, 1 के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया कि कंडीशन 1 इज इक्वल टू 2, it will be equal to 3 and it will be equal to 4 and 4 will be again equal to 1, तो सब आपस में इक्वल हो गए, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब पहले देखो इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हम पार्ट्स पे आते हैं, ठीक है, जैसे हमको कॉन्सेप्ट लेना है। कह रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, पहला पार्ट समझना, ए इज द सबसेट ऑफ बी मतलब कि एक एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, और कह रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब है कि एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए पूरा का पूरा कहाँ है, बी में। तो जब ए का एलिमेंट एक्स है तो बी का भी तो एलिमेंट एक्स होगा, क्लियर। जब दोनों के एलिमेंट सेम है, बाद में सुनना सेम है, हो सकता है बी में एकाधे ज़्यादा हो, लेकिन जो ए के पास में वही बी के पास में है। तो हम जब ए माइनस बी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि जो एलिमेंट एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, बात में ध्यान सुनना, जो ए में बिलोंग कर रहा है वही कहाँ बिलोंग कर रहा था, बी में बिलोंग कर रहा था, वही बिलोंग कर रहा था बी में, क्योंकि a इज द सबसेट ऑफ b, तो a माइनस बी निकल के क्या आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। कितनी बात मेरी क्लियर है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं, a यूनियन b का। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई एलिमेंट x a में बिलोंग कर रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एलिमेंट x जो होगा वो a यूनियन b में बिलोंग करेगा भाई। जो a में है वही कहाँ बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। कंडीशन यहाँ से नहीं समझ में आती तो इसको फिर से देखना है, जो कंडीशन गिवन है उसी को लेके चलना, नहीं आ रही तो इधर देखो हमने क्या लिखा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। कैसे होगा, जो एलिमेंट ए में था वही ए यूनियन बी में है, लेकिन कंडीशन है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 5 है। ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 क्यों है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट कहाँ है, बी में बिलोंग कर रहा है ना। तो बड़ा सेट कौन हो गया, ए के एलिमेंट बी में, तो बड़ा सेट कौन हो गया, बी हो गया। मतलब कि जितने भी ए के एलिमेंट है वो बी में, तो बी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा एलिमेंट ये है ए में वो तो यूनियन में हो गई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों कंबाइन होंगे तो एक ही सेट निकलेगा बी। यहाँ पे देखो ए यूनियन बी इक्वल टू बी निकला था, ठीक है। लास्ट पार्ट पे आते हैं, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब क्या हुआ भाई, वो ए के पास में भी और बी के पास में भी होगा। इसका मतलब यही होगा ना कि जो एक्स होगा वो कहाँ होगा, ए के पास में भी होगा, और जो एक्स होगा वो बी के पास भी होगा। लेकिन दोनों में छोटा कौन है, ए छोटा है ना, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होंगे, और ए पूरा का पूरा बी के अंदर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ए। अब बताओ चारों कंडीशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, नहीं क्लियर तो ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। लेकिन ये भी मैंने बहुत ईजी तरीके से ही बताया, तो कोशिश करिए इसको रिवाइंड करिए, फिर से एक बार देखिए। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ से खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, तो मैं देख लेता हूँ कितने मिनट का हो गया। ये हो गया 43 मिनट क्रॉस कर रहे हैं, तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियोस हमारे उन बच्चों तक पहुंचाते रहें जिनको इन लेक्चर्स की नीड है, और नीड आपको पता है किसको हो सकती है, ऐसे बच्चों को होगी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे, उन्होंने 11th-12th में मैथ लिया होगा, उनके ड्रीम बड़े होंगे, लेकिन वो फाइनेंशियल तरीके से बहुत वीक होंगे। तो मेरे वीडियोस उन तक पहुँचें जिसमें वो आर डी शर्मा को बहुत अच्छे से कवर करें, सारे कॉन्सेप्ट कवर करें। मेरे लेक्चर्स उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो किसी गाँव में बैठ के मैथ पढ़ रहे हैं और उनके पास टीचर अवेलेबल नहीं है जो उनको आर डी शर्मा जैसी
बुक पढ़ा दें, तो उनके पास भी मेरे वीडियोस रिकमेंड करिए, तो मेरे बनाने का जो रीज़न होगा वो फुलफिल होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा जब कोई गाँव का बच्चा बैठ के कमेंट करेगा और बताएगा कि मेरे वीडियोस उसके लिए कितने हेल्पफुल रहे हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।